अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर ऑडिट रिस्क पर मेन डिस्कशन हमारी हो गई थी। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। अब बात आती है आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो फ्रॉड आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे आ रहा है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एक टॉपिक और है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो फ्रॉड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि फ़्रॉड होता क्या है। लाइक फ्रॉड किस चीज़ को कहा जाता है। हो सकता है एरर हो, क्योंकि एक्चुअली हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि ऑडिटर का मेन रोल है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, बट वो फ्रॉड की वजह से हो रही थी एरर की वजह से, इस पर एक क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर फ्रॉड है क्या, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो फ्रॉड के बारे में हम अगर सिंपली लेकर चलें तो हम कहते हैं जी फ्रॉड इन 3 चीज़ों की वजह से मिलके बनेगा, इन 3 चीज़ों की वजह से मिलकर बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर एक एक्ट इंटेंशनल ना हो तो वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी गलती हो आप उसको कहेंगे गलती है, ये फ्रॉड नहीं है। ठीक है, एक बंदे से जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया, इंटेंशनली कोई काम परफॉर्म नहीं किया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की और गलती से हो गया एक काम, तो इसको हम क्या नाम देंगे, अनइंटेंशनल था, ये एरर है, इसको आप फ्रॉड नहीं कह सकते। अभी इंटेंशनल एक्ट है, अब हमारे जहन में आता है कि जी इंटेंशनल है तो इसके ऊपर जस्टिफिकेशन कैसे हम बनाएंगे, रीजनिंग कैसे होगी। देखें वहाँ पर आप डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसकी बेसिस पर फिर बात करते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची, अभी ये कोई भी रीजनेबल नॉन पर्सन जो है इस तरह की गलती कर सकता है। लाइक रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पर इंटेंशनली आप रॉन्ग साइड पे नहीं गए, आप गलत साइड पे टर्न नहीं हुए। ठीक है, अब वो मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल बंदे को पता है, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, सो अगर 2 वे ट्रैफिक की रोड है तो लेफ्ट साइड आपके जाने के लिए और राइट साइड जो है वो दूसरी साइड से आने वालों के लिए, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे ड्राइव कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से समझ लें कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हमेशा राइट साइड पे होगा आपके। अब यहीं से आप किसी दूसरे शहर में गए, किसी दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, हम किसी दूसरे शहर में गए और वहाँ पर आपने जाकर जब इसी तरीके से गाड़ी चलाई तो चलान हो गया। अब आइडेंटिफाई किया कि भाई ये चलान क्यों हुआ है, उन्होंने कहा जी आप रॉन्ग वे आ रहे थे। आपने कहा जी इंटरनेशनल रूल ये है, उसने कहा नहीं सर हमारा अपना एक रूल है। अब यहाँ पर डिफाइन हुआ कि जी ये रीजनिंग या जस्टिफिकेशन, कोई भी रीजनेबल नॉन पर्सन होता तो उसने तो ये कहना था कि भाई मैं तो इसी तरह से यहाँ पर ड्राइव कर रहा था, यहाँ तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइन बोर्ड होता, साइन बोर्ड है कोई, उन्होंने कहा नहीं जी साइन बोर्ड नहीं है, हमारा एक वैसे ही पहले दिन से ही चलता आ रहा है कि जी हम इसी तरह से ड्राइव करते हैं, हमारे यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करने का मेन रुझान है। तो अब यहाँ पर कोई भी रीजनेबल पर्सन हो तो वो कहेगा नहीं भाई ये बंदा गलती पर था, इसने जानबूझकर नहीं किया। सो इंटेंशनल होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एंट्री की जा रही थी, लाइक द एंट्री दैट वाज रिकॉर्डेड, अनइंटेंशनली गलत रिकॉर्ड हो गई है। उसने लिखना था 56,000, गलती से एरर हो गया और उसने लिख दिया 65,000। ट्रांसपोजिशन एरर भी कहते हैं आप इसको, एरर ऑफ कमीशन, कि आपने एक वैल्यू की लाइक 5 की यहाँ पर जो प्लेसिंग थी वो गलत कर दी। वो हो सकता है कि लिखते लिखते स्पीड में हो गया। अब इंटेंशनल होता तो उसने आगे हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट, हर एविडेंस 65,000 का ही बनाया होता। गलती है यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे होगी कि जी 56,000 ऊपर लिखा हुआ है लेकिन नीचे जो है वो एविडेंस जो है वो ऊपर 65,000 लिखा है और नीचे एविडेंस जो है वो 56,000 का। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि जी ये इंटेंशनल था कि नहीं था। इसी वजह से हम कहते हैं कि एरर को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी है देन फ्रॉड। क्यों? एरर के अंदर तो अगर आपने इंटेंशनली नहीं ना किया तो इसका मतलब है एक जगह पे गलती हुई होगी तो बाकी जगहों पे पकड़ा जाएगा ये पॉइंट।
लेकिन अगर इंटेंशनली किया हो तो भाई जिसने 56,000 की बजाय 65,000 बनाया वो उसकी पेमेंट भी उसी हिसाब से करवाएगा, वो उसके साथ इनवॉइस भी उतने ही अटैच करेगा 65,000 के हिसाब से। इंटेंशनल एक्ट सबसे पहले नंबर पे ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी यहाँ पर पर्पस क्या है या किस तरह से करेगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ये बंदा दूसरे लोगों को धोखा दे रहा होगा। लाइक धोखा देने में भी अगर स्पेसिफिक हम बात करें डिसेप्शन की, डिसीव कर रहे हैं हम किसी दूसरे शख्स को, तो ये जो डिसेप्शन है हम इसकी बात करेंगे कि भाई ये डिसेप्शन जो है वो इन एक्चुअल की जा रही है, इंटेंशनली आपने किया और इसका पर्पस क्या था, किसी को धोखा देना है। इसको हम कहते हैं कि किसी को धोखा देना है। देन इस धोखे का पर्पस क्या है, टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। जी फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, धोखा दे रहे हैं किसी को, किस पर्पस के लिए हमने कहा जी, पर्पस सिर्फ एक ही है, टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, एक ऐसा एडवांटेज जो एक्चुअल में आपका नहीं था। एक चीज़ है किसी और की लेकिन आपने धोखे से अपने पास कर ली कि भाई ये तो मेरी है, ये चीज़ मेरी है। अब इस तरह के रिजल्ट में क्या होगा कि हम कहेंगे कि ये अनजस्ट एडवांटेज ले रहे हैं। अब अनजस्ट है, हो सकता है लीगल हो इलीगल हो, लेकिन अगर इलीगल है तो डेफिनेटली उसको आप इलीगल वाली कैटेगरी में ले जाएंगे। फिर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कहते हैं लीगली तो बिल्कुल ठीक है, कानून की रूह से आप देखें तो बिल्कुल ठीक किया है इसने, बट क्या जस्टिफाइड था? नहीं, आंसर है कि जस्टिफाइड नहीं था। बट अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे अच्छा जी लीगली अलाउड है तो बस ठीक है, ये कर रहा है। अब यहाँ पर इंटेंशनल एक्ट है, डिसेप्शन है, टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। इसमें चौथी एक बात है, लेकिन इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा है वो बात, लाइक इन तीनों का तो होना ज़रूरी है टू इंश्योर के फ्रॉड हुआ, टू इंश्योर के फ्रॉड हुआ। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने कहा ये तीन चीज़ें जस्टिफाई करनी है। लेकिन जब लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं उसमें एक पॉइंट है कि जी आइदर दे विल परफॉर्म इट इंडिविजुअली और इन कोल्यूजन। दो लोग मिलके भी कर सकते हैं, चार लोग मिलके भी कर सकते हैं। आपने अपनी एंटिटी का कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाया। आपने कहा जी किस तरह से हम स्ट्रांग बनाकर चलेंगे, हमने कहा जी एक एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। परचेज करनी है, परचेज इंक्वायरी करने वाला बंदा अलग हो, कोटेशंस रिसीव हुई हो उसकी बेस पर ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा अलग हो, गुड्स रिसीव करने वाला बंदा अलग हो, फिर उसके बाद इनके अगेंस्ट पेमेंट करने वाला बंदा अलग हो। ये सारे लोग अलग कर लिए गए। लेकिन प्रैक्टिकली भी ये इशू देखा गया है कि अक्सर जब इस तरह से भी आपने सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की भी हुई हैं तब भी लोग ये सारे मिल गए। परचेज इंक्वायरी वाले ने एक इंक्वायरी जनरेट की, जो कोटेशंस आई सप्लायर को स्पेसिफिकली फ़ोन करके कहा गया इस रेट पे भेजो। परचेज ऑर्डर करने वाले ने भी स्पेसिफिक उसी सप्लायर को सिलेक्ट किया कि भाई इसी से सामान मंगवाना है। गुड्स एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई लेकिन जीआरएन बन गया उसके अगेंस्ट के गुड्स रिसीव हो गई हैं, और अकाउंट्स में जो बंदा बैठा हुआ था उसने उसके अगेंस्ट पेमेंट भी कर दी और ये पैसे इन चारों ने मिल के खा लिए। क्या ये इंटेंशनल एक्ट था? हमने कहा जी डेफिनेटली इंटेंशनली किया सबने, जानबूझकर देख कर भी इन्होंने इसको इग्नोर नहीं किया, इसको कहा कि नहीं भाई ये चीज़ तो हमने इसमें अपना हक रखना है, इंटेंशनली ये परफॉर्म किया, गलती से नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। डिसीव कर रहे हैं किसको? ऑनर्स को, शेयर होल्डर्स को। किस पर्पस के लिए? हमने कहा जी एक अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पे, ये सारे मिलकर काम कर रहे थे, इस वजह से इसको कोल्यूजन का नाम दिया जाएगा, इंडिविजुअली का नाम नहीं दिया जाएगा। आइदर इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट या और इन कोल्यूजन।
हमने कहा जी ये इंडिविजुअली अगर कर रहे होते तो एक बंदा होता है ना इसमें, यहाँ पर 4-5 लोग मिल गए हैं, 2 लोग भी मिल जाएं तो उसको कोलूजन ही कहेंगे। सो कॉन्सेप्ट इसका मेन ये था कि फ्रॉड सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ को फ्रॉड कहते हैं। लाइक डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड जो है वो ये लिखी हुई है आपके सामने। फिर अब इसके बाद बात आ जाती है कि जी ऑडिटर का क्या काम है। देखें ऑडिटर का वही काम है जो हमने पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट किया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब फ्रॉड और एरर की वजह से अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो रही है तब हम ये वाली बात करेंगे, अदरवाइज अगर मिसस्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, देखें फ्रॉड जब कोई कर रहा है, ऑडिटर ने तो एविडेंसेस देखने थे। हमने कहा जी ये सारे लोग जब मिल गए, इन कोल्यूजन काम किया इन्होंने तो सारी डॉक्यूमेंटेशन भी इस तरह से बनाई हुई थी। अब सिर्फ पॉइंट रह जाता है कि जी क्या ये चीज़ें आपने देखना है कि सेल भी हुई। अगर सेल भी हुई हैं तो इट मीन्स कि ये शायद ठीक एंट्रीज परफॉर्म हो रही थी। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं है और वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, इसको डिटेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और वहाँ पर फ्रॉड पहले ही पड़ा हो आपके सामने कि जी ये फ्रॉड हुआ है और आप इसको देख लें। नहीं, आपके सामने वो प्लेट में नहीं आएगा, आपको डिग इन करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वाकई यहाँ पर कोई फ्रॉड हुआ भी है कि नहीं। तो आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे अगर कोई चीज़ आ रही है कि जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतने का है, आपने उससे एसोसिएटेड जो जो एविडेंसेस देखने थे, जो जो प्रोसीजर्स लगाने थे सारे लगाए, आपको वहाँ पर नहीं आइडेंटिफाई हो सका कि देयर इज़ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो डेफिनेशन अगेन, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर पर्सन including the use of deception to gain an unjust or illegal advantage। वो कहते हैं जी फ्रॉड को डिस्टिंग्विश करते हैं हम एरर से, करना भी चाहिए। एरर्स जो हैं वो जेन्युइन मिस्टेक या ओमिशन की वजह से हो रही हैं, जबकि यहाँ पर फ्रॉड जो है वो डेफिनेटली इंटेंशनल बेसिस पे होता है। फिर उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट का नाम भी देते हैं, इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ व्यू प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर का मेन कंसर्न होता है कि भाई इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है। द ऑडिटर विल बी concerned with fraud only to the extent that it might impact on the view shown by the financial statements। फिर उसके बाद है he will therefore be concerned with the risk of material fraud। जी आगे डिस्कस अभी हो भी रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये पॉइंट। जी मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक एक्सपेक्टेशन गैप में भी हमने पढ़ा था कि भाई देखें आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑडिटर की तरफ एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं बट इन एक्चुअल नहीं, उनमें एक फ्रॉड भी है। सो फ्रॉड जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि इसको आइडेंटिफाई भी करें, प्रिवेंट भी करें और डिटेक्ट भी करें। प्रिवेंट डिटेक्ट ये दोनों काम किसके हैं? हमने कहा जी ये मैनेजमेंट के हैं, ठीक है जी। और इसके लिए अब उनको ही एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। द मैनेजमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। जी एरर्स पर भी है, लेकिन हमारा यहाँ चूंकि मेन टॉपिक फ्रॉड का तो हम उसी की बात कर रहे हैं। सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स में देन बी मॉनिटर्ड बाय इंटरनल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट का अगेन काम है कि वो यहाँ पर स्पेसिफिकली रिव्यू करें एंटिटी का एक्सपोजर रिगार्डिंग एरर और फ्रॉड के भाई यहाँ पर कोई एरर या फ्रॉड हो भी सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो इंटरनल ऑडिटर्स विल बी देयर टू आइडेंटिफाई। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ये आइडेंटिफाई करें। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रोल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर विद रिगार्ड टू फ्रॉड वो यहाँ पर लिखी हुई है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
are the same as for any other area to identify and assess the risk of material misstatement and to obtain sufficient and appropriate audit evidence about those risks by applying audit procedures. जब फिर उसके बाद है हमारे पास he must also respond appropriately to fraud or suspected frauds identified during the audit. अब यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया है, सस्पेक्ट भी किया गया, लाइक सस्पेक्ट कहते हैं हम, शक है किसी को कि कहीं पे कोई फ्रॉड हुआ है, या आपको ऑडिट के दौरान ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्रॉड हुआ है, देन उसने वहाँ पर उसके एसोसिएटेड रिस्पॉन्सेस तैयार करने, अपने रिस्पॉन्स से मुराद ही होता है कि ऑडिट प्रोसीजर लगाकर इसको चेक करें जी. However, it is particularly important in relation to fraud that the auditor maintains an attitude of professional skepticism जी. और यहाँ पर मजीद ISA 240 कहता है कि जी unless the auditor has reason to believe the contrary, he may accept records and documents as genuine. अब इस बात को बड़े गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है कि देखें ISA 240 कहता है कि भाई मैनेजमेंट की तरफ से जो आपको रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, अनलेस के आपके यहाँ पर पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, ऐसा कोई एविडेंस आ जाता है जिसकी बेसिस पे आप कहते हो कि नहीं ये 2 नंबर आइटम्स हमें दे रहे हैं, 2 नंबर प्रोसीजर्स हमें, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तब तक आपने यही बिलीव करना है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है वो जेन्युइन है, जब तक आपके पास ये एविडेंस ना आ जाए कि जी ये सारा रिकॉर्ड जो है ये जाली है, ये खुद बनाया हुआ है इन्होंने. जैसे मिसाल के तौर पे इनवॉइसेस हैं, आप मांगते गए इनवॉइस, उन्होंने कहा सर हमें डे स्टार्ट पे आप इनवॉइसेस की लिस्ट दे दिया करें जो आपने करनी है. आपने कहा ठीक है, आपने इनवॉइसेस की लिस्ट एक दी, तकरीबन 50-60 इनवॉइसेस थी, उन्होंने डे एंड पे लाकर आपको दे दी. अभी तक हमारी ये असम्पशन है कि जी ये एंटिटी जो है आपके साथ जेन्युइन रिकॉर्ड ही शेयर कर रही है. अब कोई डिस्कशन का पॉइंट था, आप उठकर मैनेजर अकाउंट्स के रूम में ही चले गए और आपको वहाँ पर जाके पता चला कि जो इनवॉइसेस एक्चुअल में आपने सुबह मांगी वो प्रिपेयर की गई, खुद ही उसके एविडेंस बनाए गए और देन वो आपके साथ शेयर कर दी गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने अब कहा कि नहीं, अगर तो ये एविडेंसेस सारे खुद बना रहे हैं तो इसमें तो जेन्युइन कुछ भी नहीं है. ये ऐसे ही मिसाल के तौर पे कि आपको घर से किसी ने कहा कि जी कोई सब्जियां ले आओ या फल ले आओ, और आप निकले और आपने फ्रूट तो परचेज कर लिया, लेकिन एक चीज़ जो 150 या 200 की थी उसको 3000 का शो करवा दिया. अब एविडेंस पे देखा जाए तो आप कहेंगे जी ठीक है एविडेंस तो मौजूद है, लेकिन अगर बाद में पता चले कि जी ये एविडेंस खुद ही प्रिपेयर किया गया है, देन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट. आप कहोगे जी रिलायबल है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चनेबल हो जाएगी रिलायबिलिटी. वेयर रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट आर इनकंसिस्टेंट. आपने मैनेजमेंट से कुछ पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो एक्चुअली जो आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है. द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द इनकंसिस्टेंसीज. क्यों? इसकी बेसिस पे पोटेंशियल फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है. इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती है? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा झूठ बोल रहा है, तो अब चूंकि डेफिनेटली झूठ का कोई सर पाँव नहीं होता, वो तो बस एक एब्रप्ट स्टेटमेंट एक निकल आई ना कि जी ये झूठ है, ठीक है जी, उसने प्रेजेंट किया, बंदे ने, आपको लगा जी ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कोई इशू ज़रूर होता है. तो अब क्या होगा, जब उसमें आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात स्पेसिफिक कही गई थी ये एक्चुअल में इसका तो सर पाँव ही कोई नहीं है, ये लाइक कि किसी चीज़ से मिल ही नहीं रही, पूरी चेन में कहीं फिट इन बैठ ही नहीं रही ये वाली बात. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोटेंशियल फ्रॉड की तरफ ले जाती है इनकंसिस्टेंसी. ये स्पेसिफिक जो एक जो झूठ था ना वो सारी चेन जो बातों की थी उसके साथ कहीं पे मैच नहीं कर रहा था,
तो जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चल गया ये बात झूठ है, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के फ्रॉड्स हैं जो मैनेजमेंट कंडक्ट करती है, मैनेजमेंट करती है एक्चुअल में परफॉर्म, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका दूसरा नाम आप लिखना चाहें तो इसके साथ लिख लें बेशक कि ये झूठ है, झूठ, ठीक है जी। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक चीज इन एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बट यहां पर उसको रिपोर्ट इस तरीके से किया जा रहा है। और अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम अगर सच्ची बात यहां बता दें तो लोग इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें हमारी कंपनी में। लाइक ये कंपनी है काफ़ी ऊपर, उसका शेयर प्राइस जो है काफ़ी हाई है इस टाइम पे। अब उन्होंने कहा जी इस साल तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है, इकोनॉमी चल ही नहीं रही। उन्होंने कहा भाई किसी तरह से भी प्रॉफिट शो करना है हमने। अब प्रॉफिट शो करने के लिए हो सकता है उन्होंने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सहारा लिया। अब होगा क्या कि ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो शेयर हो जाएगी शेयर होल्डर से। अगर ऑडिटर इसको आइडेंटिफाई करे और देखे कि भाई ये क्या वाकई में यही परफॉर्मेंस थी इनकी, इन एक्चुअल में तो इनके बैंक में बैलेंस है ही कोई नहीं, यहां पर ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि यहां पर एक क्वेश्चनेबल पॉइंट निकल आता है कि भाई यहां पर क्या वाकई में इतने पैसे पड़े भी हुए थे कि नहीं। अब ऑडिटर उस पर कह दे हाँ जी पड़े हुए हैं, तो रिलायबल तो कर दिए, लेकिन अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑडिटर भी साथ मिल गया। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसका इजी नेम जो है वो आप चोरी रख लें, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। कि जी यहां पर जो एसेट्स थे उनको उठाकर तो यूज कर लिया गया फॉर पर्सनल पर्पस, या वो एसेट्स यहाँ से गायब ही हो गए। इन्वेंट्री आइटम्स थी उठाकर तो मजदूर है, लेबर है, आपका स्टाफ है कोई भी, तो वो उठाकर साथ ले गया। तो यहाँ पर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स आ गई। कंपनी के एसेट थे लेकिन किसी ने मिस अप्रोप्रिएटली यूज किया उसको, ये इस साइड पे आ जाएगा। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर वो कहता है कि जी डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे मैनिपुलेटिंग, फोर्जिंग और ऑल्टरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैनिपुलेट कर लिया इसको, लाइक इंफॉर्मेशन थी कुछ और प्रेजेंट किसी और तरीके से की कि पता ही ना चले कि जी एक्चुअल में परफॉर्मेंस थी क्या। ज़बरदस्ती प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा दिया जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट है ही नहीं। फोर्ज कर दिया अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। फोर्ज करने से मुराद ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल फॉर्म में। अब आपको ही पता होगा कि पेपर के ऊपर जो इंक है अगर तो बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा प्रिंट निकला है तो उसके ऊपर इरेजर फेरो तो थोड़ी सी इरेज होना स्टार्ट हो जाती है। किसी बंदे ने स्पेसिफिकली वहाँ पर 6 था उसको 8 बना दिया, इरेज करके थोड़ा सा, तो उसके ऊपर पेन इस तरीके से चलाया कि फोर्ज होना शुरू हो गया डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, आप ओरिजिनल रिकॉर्ड के अंदर या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर ही इस तरीके से 2 नंबरी कर रहे हैं कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट बन गया। या स्टेटमेंट थी आपके पास कोई और पीडीएफ फॉर्म में थी, उसको आपने एडिट किया और उसमें अपने हिसाब से स्टेटमेंट की फिगर्स बना दी और कहा ये बैंक से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया है। इन एक्चुअल ऐसा नहीं था। फिर बैंक के पास से एक डॉक्यूमेंट आया, उसके फर्स्ट पेज पे तो स्टैंप थी, अगले पेजेस पे स्टैंप नहीं थी, या लास्ट पेज पे स्टैंप थी। आपने कहा जी बीच वाले जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर हम पेज ही चेंज कर देते हैं, दैट इज ऑल्टरिंग डॉक्यूमेंट्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ऐसी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बननी है, वो रिकॉर्ड आपने मैनिपुलेट कर दिया, फोर्ज कर दिए या इसको ऑल्टर कर दिया। इन दैट केस दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरे नंबर पे है मिस रिप्रेजेंटिंग और इंटेंशनली ओमिटिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपने उसको जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट किया,
एक बात जो बताई जानी चाहिए थी उसको बताया ही नहीं, उसको आपने शेयर ही नहीं किया, जानबूझकर उसको ओमिट कर दिया, उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को जो ज़रूरी थे। इंटेंशनली मिस अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जानबूझकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत तरीके से अप्लाई किया, गलत तरीके से अप्लाई किया। आपने कहा जी ये मिसाल के तौर पे हमने अभी कल ही डिस्कस किया था कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस को। देखें दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर एक चीज़ प्रोबेबल है उसके चांसेस ऑफ अकरेंस, तो हम उसको कहते हैं कि इसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड करो, और अगर एक चीज़ के चांसेस ऑफ अकरेंस जो हैं वो इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, तो इस केस में क्या होता है, हम सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं। पता था कि यहाँ पर ये प्रोविजन ही बननी चाहिए क्योंकि चांसेस या लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन हमने फिर भी स्पेशली यहाँ पर कह के तो ये डॉक्यूमेंट जो है इस तरीके से बनवाया कि जी इसको पॉसिबल करें ताकि हम सिर्फ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दें, नो नीड टू रिकॉग्नाइज प्रोविजन। जानबूझकर आपने इसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मिस अप्लाई किया। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कंट्रोल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसको ओवरराइड कर देते हैं। लाइक बाकी सब के लिए सिस्टम कुछ और है लेकिन हमारे लिए सिस्टम कुछ और है, दैट इज ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। कि एक कंट्रोल सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है कि भाई पहले डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, देन पेमेंट रिलीज होगी, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जी हम तो मैनेजमेंट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली अकाउंटेंट को फ़ोन करेगा इतनी अमाउंट का चेक बना दो और ये पे करवा दो, एविडेंस बाद में दे दूंगा। ये है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या है? पैसे क्लाइंट ने पे करने थे, कस्टमर ने पे करने थे, आपने कहा जी मेरे ज़ाती बैंक अकाउंट में जमा करा दो। ऐसा क्यों हुआ जी? बस दिल कर रहा था। अकाउंटेंट ने कहा जी मेरे अकाउंट में जमा करा दो, ये कंपनी का और मेरा अकाउंट एक ही तो है, आपने तो हमें ही पे करना है ना, मेरे अकाउंट में जमा करा दें, मैं कंपनी को दे दूंगा। तो वो सारी ज़िंदगी कंपनी में कभी भी पैसे नहीं आएंगे। एम्बेजल कर दी रिसीट्स, लाइक जानबूझकर उनको कहीं और डाइवर्ट करवा दिया। अक्सर इस तरह के केसेस भी आपको सुनने में मिलते होंगे कि एक पैसे आपके रिसीव होने थे लेकिन आपने कहा जी मेरे पास नहीं, वो फलां बंदे के अकाउंट में जमा करा दो। या कुछ लोग इस तरह के काम भी करते हैं कि पैसे एक्चुअल में रिसीव किसी ऐसे सोर्स से आने थे जो एक्चुअली इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसके केस में क्या होता है कि वो किसी और बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं जिसका टैक्स में अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं। आपने कहा इस कैंटीन नहीं बना, बस ठीक है इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं एम्बेजलिंग रिसीट्स में आ जाते हैं। फिजिकल एसेट्स को चोरी कर लिया गया, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, जैसे कि इन्वेंट्री आइटम थी। इन्वेंट्री के अंदर मिसाल के तौर पे कोई भी छोटी चीज़ है, हम चिली मिली की ही बात कर लेते हैं, हम और कहीं नहीं जाते, ठीक है जी। तो जिस फैक्ट्री में वो बन रही है वहाँ से हर एम्प्लॉय ने एक एक पैकेट उठाकर तो अपनी जेब में डाल लिया। अब ये क्या हो रहा था, ये स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स था, इन्वेंट्री आइटम्स को उठा के लेके जा रहे थे। और अगर डेली की यही एक्सरसाइज है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को आप अच्छा खासा लॉस बेयर करवा रहे हैं, ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय सेलिंग ट्रेड सीक्रेट्स टू अ कंपेटिटर, ये अक्सर ऑडिटर भी ये वाली गलती करते हैं। ऑडिटर्स के पास डिफरेंट इंडस्ट्री या डिफरेंट सेक्टर्स के ऑडिट इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक अक्सर एंटिटीज होती हैं उनके पास टेक्सटाइल के बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, अक्सर ऑडिट फर्म्स हैं उनके पास स्टील सेक्टर के बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, अक्सर के पास सीमेंट सेक्टर के बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। अब ऑडिटर जो है वो अभी ताज़ा ऑडिटर बना है, कैफ क्वालिफाई किया और वो फर्म में गया, उसको तीसरे चौथे दिन ही कह दिएगा कि बेटा ये फाइल देखना स्टार्ट करो, आपने नेक्स्ट वीक ये फलां सीमेंट के ऑडिट पे जाना है। आपने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं, आपने फाइल देखी, कुछ समझ नहीं आया।
ऑडिट पे चले गए, वहाँ और किसी चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन किसी आपके वैसे ही जानने वाले ने पूछ लिया कि यार ये किस किस को यहाँ पर सेल करते हैं ये वाला सीमेंट। आपने कहा जी चले मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। आपने देख लिया, उनको वैसे ही बताया कि इस को शेयर कर रहे हैं या इस के साथ ट्रेड करते हैं, ये 2-4 पार्टीज मेन है। अच्छा चलो ठीक है, अभी तक वैसे तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल ब्रीच कर दिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आप नए क्लाइंट पे गए दोबारा सीमेंट पे, चूंकि आपने काम किया हुआ था, आपके मैनेजर ने कहा कि भाई अगला सीमेंट का जो क्लाइंट है ये भी आपने ही करना है, अपने सीनियर्स के साथ जाओ और ये जाकर परफॉर्म करो। अब आप वहाँ चले गए, एक दिन इस तरह का आ गया कि जहाँ पर सीनियर्स जो थे वो मीटिंग्स में बिजी थे या शायद ऑफिस बुलाया हुआ था, लेकिन आप यहीं पर ही थे। उनका अकाउंट्स मैनेजर या सेल्स मैनेजर आ गए आपके पास, वैसे ही गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि जी आपका जो फलां क्लाइंट है उसके कौन कौन से मेन यानी मेन कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस क्या। आपने कहा सर मेरे पास पूरी लिस्ट है। कहते हैं तो शेयर कर दूं। अब ये था एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट वाज स्टील्ड। ये इस पर्पस के लिए नहीं दी गई थी कि जी आप जाकर तो ये शेयर करते फिरे, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेड सीक्रेट सेल किए जा रहे हैं टू अ कंपेटिटर, इस प्राइस पे इस कस्टमर को सेल किया जा रहा है। अब डेफिनेटली कंपेटिटर क्या करेगा, ये वाली प्राइस देखेगा, कस्टमर देखेगा, अच्छा चलो ठीक है इन कस्टमर से हम राब्ता करते हैं, इससे कम प्राइस कोट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टूट के। तो ये क्या बन गया, आपने इंटेंशनली तो नहीं था किए काम, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला काम तो कर ही दिया। अब ये तो था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस चीज़ से बचना भी है, लेकिन अक्सर एम्प्लॉयज़ ये ट्रेड सीक्रेट शेयर कर रहे होते हैं कि जी फलां फलां पार्टी को ऐसा करें, आप इतने इतना रेट दे दें तो ये क्लाइंट हमारे पास से आपके पास आ जाएगा, लेकिन मेरा कमीशन नहीं भूलना। जब इस तरह की बातें हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। causing an entity to pay for goods and services that was not actually received। ये जो भी हम एक केस डिस्कस कर रहे थे कि 4 लोग मिल गए और चारों ने मिलकर परचेज इंक्वायरी, परचेज ऑर्डर, GRN इनवॉइस, ये सब कुछ इन्होंने रिसीव किया और उसके बाद उसकी पेमेंट भी करवा दी। तो ये वो गुड्स थी जो एक्चुअल में एंटिटी ने कभी रिसीव की ही नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं। पर्सनल यूज में एसेट ले है। देखें, एक तो है कि एम्प्लॉयज़ को पर्सनल यूज के लिए दी गई है गाड़ी, कि जी ये गाड़ी जो है आपको इसलिए दी जा रही है कि आप 9 to 5 ऑफिस भी आए जाएं या 9 to 6 जो भी ऑफिस टाइमिंग है। इसके अलावा आप अपने तौर पे भी चलाएं, आपको टोटल फ्यूल अलाउड इतना है, आप इसको यूज़ करें, जैसे मर्जी चलाएं, जहां मर्जी जाएं, हमें इससे गर्ज नहीं है, ये आपका इंसेंटिव है, आप इसको यूज़ करें। जब कंपनी ने या एंटिटी ने या एम्प्लॉयर ने इस तरह से आपको स्पेसिफिकली कह दी है, देन आपका पूरा राइट है कि आप यूज़ करें जैसे मर्जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता नहीं है। लोगों की एजम्पशन है कि ऐसा ही है। इस बात को बड़े गौर से समझना है कि एंटिटी ने आपको पर्सनल यूज के लिए एसेट दिया ही कभी नहीं। उन्होंने कहा जी ये जो लैपटॉप दिया जा रहा है दैट इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, ये जो गाड़ी दी जा रही है ये सिर्फ इसलिए कि आप ऑफिस आए जाए और ऑफिशियल वर्क के लिए आप निकलें। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो पर्सनल यूज में स्टार्ट हो गई, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। आपको तो पर्सनल यूज के लिए दिया ही नहीं गया था ये। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा कि जी हम मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स लैपटॉप सिस्टम। ये बात समझाना थोड़ा आसान है। देखें, पहले आपके पास अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करते हैं, LCD आपको अलग से लेनी पड़ती थी, कीबोर्ड माउस आपको अलग से लेना पड़ता था, CPU अलग से लेना पड़ता था, और अगर माइक्रोफोन, स्पीकर और कैमरा चाहिए तो ये तीनों चीज़ें भी अलग अलग लेनी पड़ती थी जी। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने थोड़ी डेवलपमेंट कर ली, उन्होंने कहा सब कुछ एक ही पैकेज में आपको सिंगल हेडेड एक डिवाइस मिल गई
आप इसको यूज़ करें। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि भाई इतनी सारी बिजली, वैसे ही लोड शेडिंग है यहाँ पे, हम क्यों इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ करें, लाइक CPU के लिए अलग, LCD के लिए अलग, फिर उसके अलावा हर चीज़ के लवाजमात आप इकट्ठे करना शुरू करो और टेबल पे अच्छा खासा ढेर लगा लो, फाइल रखने की जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा लैपटॉप्स ले देते हैं एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ के पास लैपटॉप्स आ गए। अब ये लैपटॉप सिर्फ रिप्लेसमेंट थी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, दे वर नॉट सपोज टू बी टेकन एट होम, कि जी आप इनको उठाएं और साथ घर ले जाएं, ऐसी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। अब आपने क्या किया हुआ, उसमें मूवी सीजन ये सब कुछ किया हुआ और आप घर ले जाकर सुकून से इसको देख रहे हैं। दैट इज़ अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। रीज़न सिर्फ ये है कि ये एसेट स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन ने दिया ही इस पर्पज से था कि भाई यहीं पर बैठ के यूज़ करते रहे। क्लियर हो रही है बात जी। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, प्रिज्यूम्ड रिस्क ऑफ रेवेन्यू, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट करनी होती है ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन और रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस रेवेन्यू। ईयर एंड से पहले 2-4 दिन पहले आपने इनवॉइसेस बुक कर दी, इस साल का रेवेन्यू ज़्यादा शो हो जाए, और अगले साल जैसे ही आप गए तो आपने सेल रिटर्न अगले साल में रिकॉर्ड कर दी। दैट इज अ प्रिज्यूम्ड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन। It may result also from an understatement of revenue through, for example, improperly shifting revenues to a later period. The risk of fraud in revenue recognition may be greater in some entities than others. For example, there may be pressure or incentive on management to commit fraudulent financial reporting through inappropriate revenue recognition in case of listed companies. सिर्फ क्यों कि जी पिछले साल से हमने रेवेन्यू ज़्यादा शो करना है, अदरवाइज तो शेयर होल्डर कह के भाई आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही। द प्रिजम्पशन दैट देयर आर रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन में बी रिबटेड, इसको किया जा सकता है। द ऑडिटर में कंक्लूड दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड relating to revenue recognition in case where there is a single type of simple revenue transaction। जी ये प्रिज्यूम्ड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन सिर्फ चंद एक केसेस में होता है जहां सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन है, पूरे महीने में एक ही इनवॉइस होनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। यहीं पर क्लोज करते हैं हम अपनी क्लास को। अपना ख्याल रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा पूछ लिया करें ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।